हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और डार्क एनर्जी का जिक्र करेंगे। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में आपने बड़ा फेमस आइंस्टाइन का कोट सुना होगा कि ही कॉल्ड इट द ग्रेटेस्ट ब्लेंडर ऑफ हिज करियर। तो हम देखेंगे कि वो कैसे, मगर उसकी डिटेल में जाने से पहले हमें लास्ट लेक्चर से कुछ बातें नामुकम्मल रह गई थी, उनको पूरा करना होगा। तो चलें पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीडमैन इक्वेशन को देखा था। फ्रीडमैन इक्वेशन यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी को उसकी एक्सपेंशन की वेलोसिटी और कर्वेचर से रिलेट करती है। अब स्केल फैक्टर इसमें हमारे पास एक अननोन था और एनर्जी डेंसिटी हमारे पास दूसरी अननोन थी। अब हमने कहा था कि स्केल फैक्टर और एनर्जी डेंसिटी क्योंकि दो अननोन्स है, मगर हमारे पास इक्वेशन एक थी, उस वक्त फ्रीडमैन इक्वेशन थी, तो हमने कहा हमें एक और इक्वेशन चाहिए। उसको हमने एक्सेलरेशन इक्वेशन का नाम दिया था। मगर एक्सेलरेशन इक्वेशन डिराइव करने से पहले हमें फ्लूइड इक्वेशन डिराइव करनी पड़ी थी, जिसको फिर हमने फ्रीडमैन इक्वेशन के साथ मिलाकर एक्सेलरेशन इक्वेशन डिराइव कर ली। इससे एक मसला पैदा हो गया अपने आप में। मसला ये था कि पहले हमारे पास दो अननोन्स थे। कौन से थे? एक स्केल फैक्टर अननोन था और दूसरा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी अननोन थी। मगर जब हमने फ्लूइड इक्वेशन डिराइव की तो हमारे पास एक तीसरा अननोन भी अब आ गया है, वो है प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप कहेंगे मुझे तो तीन इक्वेशन इधर नजर आ रही हैं, मगर एक्चुअली गौर करें कि जो तीसरी एक्सेलरेशन इक्वेशन है, इसको हमने दोनों फ्रीडमैन इक्वेशन और एक्सेलरे और फ्लूइड इक्वेशन से मिलाकर बनाया था। ये कोई ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही जो फ्रीडमैन इक्वेशन और फ्लूइड इक्वेशन से हमें ना मिल पाए। तो हमारे पास एक्चुअली दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और तीन इंडिपेंडेंट अननोन्स हैं। इसके लिए हमें तीसरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे एक और इंतहाई टीडियस डेरिवेशन क्या हमें करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, हमें एक और टीडियस डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के दरमियान हमारे पास बहुत एक मज़ेदार और सिंपल सा रिलेशन है, जिसको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। इक्वेशंस ऑफ स्टेट ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो प्रेशर को रिलेट करती हैं एनर्जी डेंसिटी से, यानी वो प्रेशर को एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन बनाकर पेश करती हैं, यानी पी ऑफ ई। अब प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के दरमियान रिलेशन कुछ भी हो सकता है, और इनफैक्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स में, और इनफैक्ट मैंने जब खुद जनरल रिलेटिविटी पढ़ी थी शुरू में, तो जनरल रिलेटिविटी के अंदर मैंने स्टार की इक्वेशन ऑफ स्टेट देखी थी, जो कि एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था प्रेशर का एनर्जी डेंसिटी के साथ। मगर हमारी खुशकिस्मती ये है कि कॉस्मोलॉजिकल स्केल्स के ऊपर जो इक्वेशंस ऑफ स्टेट मैटर करती हैं, वो इंतहाई सिंपल शक्ल की हैं। वो तमाम इक्वेशंस ऑफ स्टेट जो कॉस्मोलॉजी में मैटर करती हैं, वो लीनियर फंक्शन होती है एनर्जी डेंसिटी का, यानी प्रेशर लीनियर फंक्शन होता है एनर्जी डेंसिटी का। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स हैं, अगर उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर कंटेनर की वॉल्स पर लगाएंगे। तो प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डेंसिटी के, और इसके बीच में हम एक कांस्टेंट डाल देते होते हैं जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का काम करता है, वो होता है ओमेगा। अब कॉस्मोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। मैटर के लिए ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से मैटर की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। रेडिएशन के लिए ओमेगा की वैल्यू 1/3 होती है, जिसकी वजह से रेडिएशन की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो 1/3 ई होती है। और डार्क एनर्जी के लिए, जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, इसकी वजह से इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट -e के बराबर होती है। अब चलिए हम देखते हैं कि मैटर के लिए ये ओमेगा की वैल्यू 0 की होती है, रेडिएशन के लिए 1/3 की होती है, और डार्क एनर्जी के लिए -e की होती है। दूसरा सवाल ये है कि ये कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर ये लीनियर फंक्शन ही क्यों होता है प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का? इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर इतनी सिंपल इक्वेशंस ऑफ स्टेट मैटर करती हैं। चलें अब हम मुख्तलिफ ओमेगा की वैल्यूज़ की ज़रा रीज़न देखते हैं। पहले हम जिक्र करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स का। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पीड मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी लाइट के कंपैरिजन में बहुत स्लो मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो एयर होती है वो एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जैसी होती है। हमारे तमाम भारी पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी लो टेम्परेचर्स के ऊपर बहुत
कम वेलोसिटीज रखते होते हैं, जिसकी वजह से ये भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। और लार्ज स्केल के ऊपर अगर आप यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज मौजूद हैं वो भी छोटे छोटे दाने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स हमारी भी एक गैस से भरी हुई है, हालांकि वो गैस गैलेक्सीज से बनी हुई है। तो वो भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स का काम करते हैं, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो इन शॉर्ट वो तमाम पार्टिकल्स या गैसेस जिनकी स्पीड या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, उनको नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को आप आम ऑर्डिनरी मैटर भी समझ सकते हैं, जैसे तमाम स्टार्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिससे मिलकर बने हैं। ऑल्दो हाई टेम्परेचर पर जो एवरेज वेलोसिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स के पास। मगर अगर हम गौर करें तो एक स्टार के ऊपर भी इतना टेम्परेचर नहीं होता कि उसके अंदर भी पार्टिकल्स इतनी एनर्जी ले पाएं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिव स्पीड से ट्रेवल कर पाएं। हालांकि स्टार सबसे हॉट चीज़ें होते हैं हमारे यूनिवर्स के। तो तमाम ऑर्डिनरी मैटर को आप समझ सकते हैं कि वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। ये स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसके नीचे नॉन रेल लिख देता हूँ और एनर्जी डेंसिटी के नीचे भी नॉन रेल लिख देता हूँ। तो चलें अब हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए ओमेगा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक इनडायरेक्ट मेथड। इसकी ओमेगा वैल्यू डिराइव करने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन तमाम लोगों ने तकरीबन पढ़ी होती है जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। एफएससी के बच्चों ने भी पढ़ी होती है, अंडर ग्रेजुएट्स ने तो खास तौर पर पढ़ी होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो कि अगर एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V होगा, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, इनका प्रेशर P और इस कंटेनर का टेम्परेचर T और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N होंगे गैस के। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर के। चलिए इसको अंदर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा N ओवर एन ए आर टी। देखिए R ओवर एन ए जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के बराबर होता है। या आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं या इसके अंदर इसकी वैल्यूज डाल के भी देख सकते हैं एवोगेड्रोस कांस्टेंट और R की, कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। तो R ओवर एन ए की जगह मैं K लिख देता हूँ, ये बन जाएगा N K T, where K is the Boltzmann constant। और फिर मैं राइट साइड पर एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको मैं m कह देता हूँ, m से डिवाइड भी कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, यानी m और ये नीचे भी m आ जाएगा और k t। अब m टाइम्स n कितना होगा? ये टोटल मास के बराबर होगा। देखें ना, अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का मास m है तो टोटल मास कितना होगा? n m के बराबर होगा। तो n की जगह मैं टोटल मास लिख देता हूँ m ओवर m के टी। और पी वी के अंदर जो v है इसको मैं दूसरी साइड पे ले आता हूँ, क्योंकि ध्यान रखें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के दरमियान रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो इससे हमारे पास m ओवर v आ जाएगा अगर मैं v को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। तो चले एनर्जी डेंसिटी ना सही मगर मैटर डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो m ओवर v को मैं मैटर डेंसिटी कह सकता हूँ। तो प्रेशर p इज इक्वल टू रो के टी ओवर m। रो जो है ये हमारी मैटर डेंसिटी का काम कर रही है, ये m ओवर v है। ओके, तो अभी तक हमने प्रेशर को मैटर डेंसिटी से रिलेट कर दिया, हम करीब है काफ़ी एनर्जी डेंसिटी से रिलेट करने के लिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो के टी ओवर एम। अब हम मैटर डेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी से कैसे रिलेट करेंगे? वेल वो हम आइंस्टाइन के E इक्वल्स एम सी स्क्वेयर के जरिए करेंगे। E इक्वल्स एम सी स्क्वेयर होता है, अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी और मैटर डेंसिटी के दरमियान रिलेशन आ सकता है। और अगर मैं फिर सी स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास मैटर डेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला आ गया, जो कि अब हम पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू रो के टी की जगह हो जाएगा P इज इक्वल टू E ओवर सी स्क्वायर के टी ओवर एम। तो अब हम काफ़ी करीब हैं अपनी डेरिवेशन को मुकम्मल करने के लिए और ओमेगा के ये ख़ास फॉर्म निकालने के लिए जो हमारे लिए इंतहाई यूज़फुल होगी। अब ज़रा याद करें, आपने अगर थर्मल फिजिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है, एफएससी में भी अगर पढ़ी है, तो आपने ये फार्मूला डिराइव किया होगा कि एक गैस मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी होती है इन अ कंटेनर ऑफ मैनी मैनी गैस मॉलिक्यूल्स विद टेम्परेचर T होती है 1/2m और एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है, या स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर की एवरेज के, ये बराबर होती है 3/2 के टी के। इधर 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मैं
3 को दूसरी साइड पर ला सकता हूँ और m को राइट साइड पर लेके जा सकता हूँ, जिससे मेरे पास बन जाएगा v स्क्वायर की एवरेज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू के टी ओवर m। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं उठाकर इधर ऊपर पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं पुट करूंगा तो मेरे पास प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू ई ओवर सी स्क्वायर v square over 3. So now we have exactly the expression that we needed. We have P is equals to v square over 3c square E, where E is the energy density. तो देखिए हमारे पास प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप आ गया है। अब अगर मैं इसको हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेट करूं जो कि कहती है P इज इक्वल टू ओमेगा ई, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ओमेगा जो है वो बराबर है v स्क्वायर ओवर 3c स्क्वायर के। तो अगर हमारे पार्टिकल्स नॉन रिलेटिविस्टिक होंगे, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, v बहुत 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 छोटा होता है c से, तो ये एक्सप्रेशन 1 से बहुत छोटी होगी, ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होगी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, वो एक्चुअली जीरो नहीं होती मगर वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको जीरो पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एयर की एग्जाम्पल ले लें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर एयर की जो वेलोसिटी स्क्वायर की एवरेज होती है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पर सेकेंड होती है। उसको अगर आप ओमेगा के फॉर्मूले के अंदर पुट कर लें तो ये 500 ओवर 3 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, इसका स्क्वायर आएगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -12 आता है, एग्जैक्टली तो नहीं मगर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -12 आता है, यानी 0 पॉइंट के बाद भी आपके पास 12 जीरोस आते हैं, उसके बाद जाके आपके पास 1 आता है। तो ये जीरो के इतना करीब है कि हम इसको जीरो ही ले सकते हैं। तो अगर हम इसको ओमेगा इक्वल जीरो ले लेंगे तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि फिर हमारे पास प्रेशर भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए जीरो आएगा। अब जरा जिक्र करते हैं फोटॉन्स का। अगर आप फोटॉन गैस को एक डब्बे के अंदर बंद भी कर देना तो तमाम फोटॉन्स एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, क्योंकि फोटॉन लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। तो फोटॉन की जो एवरेज वेलोसिटी का फोटॉन की जो वेलोसिटी के स्क्वायर की एवरेज होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के ही एग्जैक्टली स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि फोटॉन्स तमाम के तमाम एक ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा, v की जगह v स्क्वायर एवरेज की जगह डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर से कट जाएगा, इसके हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोटॉन्स की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो 1/3 e के बराबर होती है। तो ये है हमारे पास 4 फोटॉन्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेमी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से मेरा मुराद है ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड भी नहीं होती बल्कि कंपेरेबल स्पीड होती है, जैसे फर्ज करें 1/2 c हो गई या 1/3 c हो गई। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए फिर ओमेगा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है मगर 1/3 से छोटी होती है। तो ये कितनी होती होगी फिर वो हमें उन पार्टिकल्स की अलग अलग एवरेज स्पीड निकाल कर करना पड़ता है चेक। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि यूनिवर्स के अंदर एक एंटिटी एक सब्सटेंस ऐसी भी है जो यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर ऐड कर रही है, यानी उसकी ओमेगा की वैल्यू -1 है, जिससे उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है वो ये बन जाती है, P इज इक्वल टू -E। ऐसी इक्वेशन ऑफ स्टेट वाली एंटिटी को डार्क एनर्जी कहा जाता है। अभी हमें नहीं पता कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है या इसकी नेचर क्या है, जैसे हमें पीछे पता था फोटॉन्स का और मैटर का। इसको ज़्यादातर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है या इसकी एक फॉर्म को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है, जिसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और हिस्टोरिकली स्टडी करेंगे। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का और फिजिसिस्ट का आपस में बड़ा एक लव हेट सा अफेयर रहा है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनली अब हमारे पास 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस भी आ गई हैं, एक फ्रीडमैन इक्वेशन, दूसरी फ्लूइड इक्वेशन और तीसरी फाइनली इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक्सेलरेशन इक्वेशन अगेन मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो बाकी दोनों पर डिपेंडेंट है, पहली और दूसरी इक्वेशन पर। अब हम कॉस्मोलॉजी की बड़ी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए तैयार हैं, मगर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम आइंस्टाइन और उसके डार्क एनर्जी या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाले ब्लेंडर की कहानी की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी इक्वेशंस पब्लिश कर दी थी, जिनको आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस कहते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाई भी थी फ्रीडमैन इक्वेशन की हिस्ट्री बताते हुए। आइंस्टाइन ने इक्वेशंस पब्लिश करते हुए ही चाहा कि मैं इन इक्वेशंस को अब यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई कर दूं।
मगर उस टाइम तक हबल के रिजल्ट जो थे वो पब्लिश नहीं हुए हुए थे। तो आइंस्टाइन के पास कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं थे ये जानने के लिए कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या उसकी किस तरीके की हालत है। आइंस्टाइन जब आसमान पर देखता था तो उसे तमाम गैलेक्सी स्टार्स अपनी जगह पर रुके हुए नजर आते थे। तो आइंस्टाइन ने इससे ये आइडिया लगाया कि यूनिवर्स स्टैटिक होगा। यानी आइंस्टाइन को ये लगा, अगेन ऐसा है नहीं, मगर आइंस्टाइन को ये लगा कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी यूनिवर्स रुका हुआ है। इट्स नॉट एक्सपेंडिंग नॉर इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसके अंदर जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं वो अपनी अपनी जगह फिक्स हैं। दूसरी बात आइंस्टाइन को ये महसूस हुई कि यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स हैं तमाम लाइट उन्हीं से आती है, क्योंकि उस टाइम तक सीएमबी भी डिस्कस नहीं हुई हुई थी। मगर स्टार्स से आने वाली लाइट तो कम्प्लीटली नेग्लिजिबल है यूनिवर्स के बड़े बड़े वॉइड्स और अंधेरों के सामने देखा जाए तो। आइंस्टाइन को ये लगा कि हमें यूनिवर्स की स्टडी करते हुए लाइट को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइट की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी पैदा हो रही है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो लाइट की जो ऑल दो प्रेशर की इक्वेशन है वो 1/3 E है। मगर क्योंकि आइंस्टाइन को लगता था कि लाइट तमाम की तमाम सिर्फ स्टार्स से आ रही है, उसके लिए कोई सीएमबी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई रोशनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक सीएमबी का कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ था और कॉस्मोलॉजी शुरू हो रही थी, अपने इनिशियल डेज में थी, जिसको हम मॉडर्न बिग बैंग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो गलतियां तो होनी थी। तो आइंस्टाइन ने जो फोटॉन्स की एनर्जी डेंसिटी है उसको जीरो समझ लिया और कहा कि फोटॉन्स यूनिवर्स के अंदर कोई प्रेशर ऐड नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कि इनका प्रेशर होता नहीं है, इसलिए कि इनकी एनर्जी डेंसिटी ही बहुत कम है, क्योंकि इनकी तादाद ही बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एम्प्टी स्पेस के ब्लैक अंधेरों के सामने। तो ज़्यादा जो डेंसिटी है यूनिवर्स के अंदर वो मैटर की है और कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के अंदर। तो देखें आइंस्टाइन दो अजम्पशंस के अंदर काम कर रहा था। एक ये उसकी अजम्पशन थी कि यूनिवर्स स्टैटिक है, और दूसरी उसकी ये अजम्पशन थी कि हम फोटोन डेंसिटी को या रेडिएशन डेंसिटी को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए इग्नोर कर सकते हैं कि रेडिएशन डेंसिटी की तादाद ही बहुत कम है, वो सिर्फ स्टार्स से निकलती है और स्टार्स ने तो अभी अपनी पूरी एनर्जी खारिज ही नहीं की। तो उसके लिए यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी थी जो कि मैटर करती थी वो आम सितारों और गैलेक्सीज की वजह से आने वाली डेंसिटी थी। अब हम इसलिए आइंस्टाइन को इतना इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक बंदा जो दो गलत अजम्पशंस के अंदर काम कर रहा है ही इज़ बाउंड टू ब्लंडर। आइंस्टाइन की पहली अजम्पशन की कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जिनको अभी हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना होगा। देखिए बकौल आइंस्टाइन के अगर यूनिवर्स स्टैटिक है जो कि ना एक्सपैंड कर रहा है ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर जो मैटर डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिवर्स की जो मैटर डेंसिटी है या रो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जब फैल रहा था इसलिए यूनिवर्स की मैटर डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि यूनिवर्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। हमारी पीछे ये अजम्पशन थी। अब आइंस्टाइन के अजम्पशन के अंदर यूनिवर्स ना फैल रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ना मैटर डेंसिटी इंक्रीज कर सकती है ना मैटर डेंसिटी डिक्रीज कर सकती है, बल्कि यूनिवर्स जिस हालत में है वैसे ही खड़ा है। तो यूनिवर्स की आइंस्टाइनियन अजम्पशन में मैटर डेंसिटी सेम रहनी चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन बच्चा नहीं था, आइंस्टाइन स्मार्ट था। उसको पता था कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसके अंदर सिर्फ मैटर ही मैटर होगा वो कभी स्टैटिक रह ही नहीं सकता। ऐसा यूनिवर्स स्टैटिक हो ही नहीं सकता। क्यों ये ऐसा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता? क्योंकि मैटर ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये तमाम मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फाइनली यूनिवर्स को अपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना पड़ेगा। इसलिए उसको पता था कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसके अंदर सिर्फ मैटर मौजूद हो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर रह ही नहीं सकता। ये मैटर अपने आप को ग्रेविटी के जरिए अट्रैक्ट करता है और तमाम मैटर एक ना एक दिन अपने आप को अट्रैक्ट करके वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और एक पॉइंट के अंदर समा जाएगा। अब बेशक आइंस्टाइन की असम्पशंस खराब थी, मगर आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स बिल्कुल खराब नहीं थी। वो एक माहिर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था। उसको पता था अपनी बात को मैथमेटिकली कैसे साबित करना है। तो उसने क्या किया, उसने अज्यूम कर लिया कि यूनिवर्स के अंदर हर जगह एक कांस्टेंट एनर्जी है जो कि नेगेटिव प्रेशर डाल रही है। एक ऐसी एनर्जी है जो कि एंटी ग्रेविटी पैदा करती है और वो यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है। उस एनर्जी को आइंस्टाइन ने डिनोट किया लैम्डा से, जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। तो बकौल आइंस्टाइन ने अपना इस तरीके से मॉडल एडजस्ट किया कि उसने यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी मिस्टीरियस एंटिटी या एनर्जी डाल दी जो कि
ग्रेविटी के अफेक्ट को, जब मैटर अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती बल्कि यूनिवर्स को रिपेल करती है। उसने एक ऐसी एनर्जी जबरदस्ती यूनिवर्स के अंदर पैदा कर दी अपनी एजम्पशंस को सेटिस्फाई करने के लिए और यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अकेला मैटर काफी नहीं है यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये लैम्डा उसने अपनी इक्वेशंस के अंदर कैसे इंसर्ट किया कि यूनिवर्स स्टैटिक बन गया। जो कुछ हमने किया इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखने के लिए अब हम एक्सेलरेशन इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वेशन हमें कहती है ए डबल डॉट ओवर ए इक्वल्स माइनस 4 पाई जी ओवर 3 c² ई प्लस 3p। देखिए आइंस्टाइनियन मॉडल में अगर हम फोटोन का प्रेशर भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी p इक्वल 0 है, और हम मैटर का तो वैसे ही जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है उसकी वजह से प्रेशर 0 आता है, तो फोटोन का प्रेशर भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है, और मैटर का प्रेशर तो वैसे ही उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट से 0 होता है, तो ये टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं। आइंस्टाइन की असम्पशन के अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या बन जाती है, ए डबल डॉट ओवर ए इक्वल्स माइनस 4 पाई जी ओवर 3 c² ई, क्योंकि हमारे पास प्रेशर तो 0 है। अब ई को हम अगेन रिलेट कर सकते हैं रो सी स्क्वायर से, जो कि ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर से ही डिराइव किया था हमने पहले इसको v से डिवाइड करके। इसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये एक्सेलरेशन इक्वेशन बन जाती है ए डबल डॉट ओवर ए इक्वल्स माइनस 4 पाई जी ओवर 3 c² रो सी स्क्वायर, और इधर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास फाइनली एक्सेलरेशन क्या आती है यूनिवर्स के अंदर, ए डबल डॉट ओवर ए इक्वल्स माइनस 4 पाई जी ओवर 3 × रो। अब जरा गौर करेंगे ये वाली साइड हमें यूनिवर्स की एक्सेलरेशन शो करती है। अगर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ मैटर मौजूद है और मैटर डेंसिटी सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव मैटर डेंसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं पता हमें, अगर मैटर की मैटर डेंसिटी सिर्फ पॉजिटिव होती है तो ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये माइनस साइन की वजह से हमारे पास यूनिवर्स की एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे इमेजिन करते हैं, अगर आप एक अर्थ बॉल सिस्टम इमेजिन करें, तो जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और ग्रेविटी की नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है तो वो बॉल ऊपर जाती है और फिर उसको नीचे आना ही आना होता है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। तो यूनिवर्स को भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये फैलेगा, इसकी एक्सपेंशन की अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और एक जगह जाकर रुक जाएगा और किसी बॉल की तरह फिर ये यूनिवर्स वापस आएगा। तो यूनिवर्स के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ मैटर डेंसिटी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स स्टैटिक रहे। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको ये इक्वेशन तो पता थी एक्सेलरेशन इक्वेशन, उसने इस इक्वेशन को एडजस्ट करने की कोशिश की अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के जरिए। आइंस्टाइन ने ना बगैर डेरिवेशन के बड़ी चालाकी से एक्सेलरेशन इक्वेशन के अंदर एक और टर्म डाल दी। तो एक्सेलरेशन इक्वेशन को दोबारा हम लिखते हैं e प्लस 3p, और इसने जो आइंस्टाइन ने टर्म ऐड की वो थी लैम्डा ओवर 3 की। इसने इस इक्वेशन के अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड कर दिया। अभी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से होता क्या है, चलें वही सेम डेरिवेशन हम दोबारा करते हैं और आप देखेंगे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से ही तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एक्चुअली देखें प्रेशर तो जीरो होगा क्योंकि बोथ फोटॉन्स और मैटर से आने वाला प्रेशर जीरो को काम करता है, तो ये दोबारा जीरो हो जाएगी। ए डबल डॉट ओवर ए इक्वल्स माइनस 4 पाई जी ओवर 3 c² की। अब लेकिन हमारे पास एक और टर्म है लैम्डा ओवर 3 की, जो आइंस्टाइन ने खुद अपनी मर्जी से ऐड कर दी बगैर किसी प्रूफ के डेरिवेशन के। अब अगर दोबारा हम ई को रो सी स्क्वायर करके लिखें तो ये रो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 पाई जी रो ओवर 3 बच जाएगा। हमें आइंस्टाइन चाहता था कि मैं यूनिवर्स की एक्सेलरेशन को जीरो कर दूं, तो उसने एक्सेलरेशन को जीरो पुट की और उसने खुद देखा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि यूनिवर्स की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाए। हम भी अब एक्सेलरेशन इक्वेशन के अंदर जीरो पुट करके देखते हैं तो लेफ्ट साइड पूरी जीरो हो जाएगी, यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस 4 पाई जी रो ओवर 3 प्लस लैम्डा ओवर 3, और 4 पाई जी टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास लैम्डा ओवर 3 इज इक्वल टू 4 पाई जी रो ओवर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। तो देखें यूनिवर्स की एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है अगर जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो 4 पाई जी रो के बराबर हो, और क्योंकि एक स्टैटिक यूनिवर्स के अंदर रो कांस्टेंट होता है
ओके, तो ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी एक फंक्शन नहीं है टाइम का, बल्कि एक कांस्टेंट है। ये चालाकी की आइंस्टाइन ने, देखें आइंस्टाइन की चालाकी की वजह से हम यूनिवर्स में जीरो एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं अगर हम अपनी इक्वेशंस के अंदर खाम खा एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की टर्म इंट्रोड्यूस कर दें और उस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की टर्म को 4 पाई जी रो के बराबर रख लें। पता है आपको इस चीज में कुछ गड़बड़ फील हो रही होगी, जो इसके साथ जो गड़बड़ है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। आइंस्टाइन की ये असम्पशन थी कि जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर ये जो डार्क एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी, जो इसको भी नहीं पता कि किस चीज से आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, मगर उसने ये असम्पशन लगाई कि ये एनर्जी यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है और हर जगह बराबर फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। अब अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट बड़ी चालाकी से फ्लूइड इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं। फ्लूइड इक्वेशन क्या कहती है कि ई डॉट प्लस थ्री ए डॉट ओवर ए इंटू ई प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो मैं ई डॉट को जीरो डाल सकता हूँ, तो मेरे पास इस डार्क एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। ये बन जाएगा थ्री ए डॉट ओवर ए, क्योंकि इस टर्म को मैं गायब कर रहा हूँ, ई लैम्डा प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इधर हमारे पास दो काम हो सकते हैं, या थ्री ए डॉट ओवर ए जीरो है, या तो ई प्लस पी जीरो के बराबर है। हम इसको इग्नोर करते हैं और इस वाले सोल्यूशन को लेते हैं। अब इस वाले सोल्यूशन से हमारे पास प्रेशर आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर किस चीज़ के बराबर आता है, माइनस ई के बराबर आता है। और अगर आप इसको P इज इक्वल टू ओमेगा ई से कंपेयर करें तो इससे हमें शो होता है कि डार्क एनर्जी के लिए या इस कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी के लिए ओमेगा की वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के अंदर एक मिस्टीरियस नेगेटिव प्रेशर वाली क्वांटिटी ऐड कर दी। आइंस्टाइन ने अब एक्सेलरेशन को जीरो कर लिया, यानी ए डबल डॉट को उसने जीरो करने की कंडीशन निकाल दी, और वो ये कंडीशन ये थी कि ए डबल डॉट तब जीरो होता है जब हमारा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 4 पाई जी रो के बराबर हो जाए। तो अब एक्सेलरेशन जीरो होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स स्टैटिक हो गया, क्योंकि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। तो आइंस्टाइन को एक कम्प्लीटली स्टैटिक यूनिवर्स चाहिए था, जिसकी एक्सेलरेशन ना तो एक्सेलरेशन उसमें हो, बल्कि उसके अंदर कोई एक्सपेंशन की वेलोसिटी भी ना हो। तो आइंस्टाइन ने ए डॉट को भी किसी तरह जीरो बनाना था। अब एक्सेलरेशन की वेलोसिटी या ए डॉट कौन सी इक्वेशन देती है, वो फ्रीडमैन इक्वेशन देती है, जो कि कहती है ए डॉट ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई जी ओवर 3 c स्क्वायर ई माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। और इसके अंदर भी आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली टर्म उसी तरीके से ऐड कर दी जैसे उसने एक्सेलरेशन इक्वेशन के अंदर की थी। फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर अगर हम एक्सेलरेशन इक्वेशन से हासिल की गई कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें और इधर ई को मैं रो सी स्क्वायर से यानी मैटर डेंसिटी से रिप्लेस कर दूं, तो हमारी जो फ्रीडमैन इक्वेशन है वो बन जाती है 8 पाई जी ओवर 3 c स्क्वायर रो सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे गायब कर देता हूँ सी को, माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 पाई जी रो ओवर 3। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ही जैसे टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, तो ये 12 पाई जी रो ओवर 3 माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। 3 4 12 होता है, तो यहाँ पर 4 पाई जी रो बन जाएगा। 12/3 को मैं खाली 4 पाई जी रो लिख लेता हूँ। अभी देखें ये 4 पाई जी रो खुद अभी हमें पता है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर है, तो इसकी जगह हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आइंस्टाइन को कंडीशन चाहिए थी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के ऊपर, कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पे दूसरी क्या कंडीशन या कंस्ट्रेंट लगे कि हमारे पास यूनिवर्स की वेलोसिटी भी जीरो हो जाए। तो वो कंडीशन हमें कैसे मिलेगी, फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर ए डॉट को जीरो डाल के, तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ए स्क्वायर आता है,
तो ए क्या है, स्केल फैक्टर है, और हमें पता है ए स्केल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो हम आजकल के दिन में 1 ले लेते होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम पर इसकी वैल्यू को हम 1 लेते होते हैं। मगर अगर यूनिवर्स स्टैटिक है और ये एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो इसकी ए की जो वैल्यू है जो प्रेजेंट टाइम पर है वही ए की वैल्यू हमेशा थी एट एनी टाइम टी, क्योंकि यूनिवर्स ना एक्सपैंड किया है ना कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसका जो स्केल फैक्टर है जो इसके साइज को डिनोट करता है वो भी फिर किसी सूरत चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ए टी नॉट को हम बराबर कर सकते हैं ए टी के। और ये फिर किसके बराबर होगा, 1 के। तो फॉर ऑल टाइम्स मैं ए स्क्वायर को 1 के बराबर डाल सकता हूँ, तो ये हमारी इक्वेशन में से गायब हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। अब देखें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पे यहाँ से क्या कंडीशन आती है, इधर आता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर। अब आप जरा इस इक्वेशन को गौर से देखें, इस इक्वेशन के अंदर आर नॉट स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हमें पता है 4 पाई जी रो के बराबर है जो कि खुद भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि कैपा को भी पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा वरना ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कैपा के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, कैपा के पॉजिटिव होने का मतलब है कि यूनिवर्स पॉजिटिवली कर्व्ड है, और हमें पता है यूनिवर्स के अंदर एक ही पॉजिटिव कर्वेचर आ सकता है, वो है +1 का, यानी यूनिवर्स या स्फेरिकल हो सकता था या हाइपरबोलिक हो सकता था या फ्लैट हो सकता था। इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्फेरिकल है, यानी कि आइंस्टाइन को अपनी बात मनवाने के लिए, यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए, ना सिर्फ उसके अंदर एक कोस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक डार्क एनर्जी वाली टर्म ऐड करनी पड़ी इतनी इक्वेशंस में, बल्कि उसको ये भी मानना पड़ा फिर कि हमारा यूनिवर्स साथ साथ स्फेरिकल भी है। और अब अगर हम कैपा की वैल्यू इधर +1 डाल दें तो हमारे पास यूनिवर्स का रेडियस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कैपा की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ और आर नॉट स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आर नॉट स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर ओवर लैम्डा, लैम्डा को मैं नीचे ला रहा हूँ, और अगर यहाँ पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो आर नॉट इज इक्वल टू सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो हम यूनिवर्स का जो रेडियस है हमारे स्फेरिकल यूनिवर्स का वो भी फाइंड कर सकते हैं अगर आइंस्टाइनियन यूनिवर्स वाकई एग्जिस्ट करता है तो। इसका मतलब है आइंस्टाइन का यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा यूनिवर्स जिसके अंदर मैटर डेंसिटी प्रोमिनेंट है, लाइट की डेंसिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, और वो यूनिवर्स स्टैटिक है, तो ऐसे यूनिवर्स के अंदर एक डार्क एनर्जी हर हाल में मौजूद होनी चाहिए वरना वो स्टैटिक नहीं रह सकता। और उस यूनिवर्स को एक स्फेरिकल यूनिवर्स होना चाहिए, उसके बगैर भी वो स्टैटिक नहीं रह सकता। और वो जो स्फेरिकल यूनिवर्स है उसका रेडियस भी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से इस रिलेशन के तहत मिलना चाहिए, आर नॉट इज इक्वल्स टू सी ओवर अंडर रूट लैम्डा। आइंस्टाइन ने 1917 में अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए, यानी उसने एक अज्यूम किया एक स्टैटिक यूनिवर्स जिसके अंदर नेग्लिजिबल रेडिएशन डेंसिटी है, और अगर ऐसा है तो उसने कंक्लूड किया कि हमारे यूनिवर्स में फिर एक डार्क एनर्जी होनी चाहिए या हमारी इक्वेशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की टर्म से। और अगर वो हम एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद एक और कंक्लूजन हमें निकालना पड़ता है, बल्कि हम मजबूर हो जाते हैं वो ज़बरदस्ती कंक्लूड करने पे कि वो यूनिवर्स स्फेरिकल होना चाहिए जिसका रेडियस होना चाहिए आर नॉट इक्वल सी ओवर अंडर रूट लैम्डा के बराबर। ये रिजल्ट्स पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन हरगिज सेटिस्फाइड नहीं था। तो अब हम देखते हैं कुछ रीजंस के वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं था अपने रिजल्ट से। आइंस्टाइन इसलिए अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके मॉडल के साथ। एक तो ये था कि वो जानता था कि जो फ्रीडमैन इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन है वो उसकी फील्ड इक्वेशंस का ही रिजल्ट है, और जो उसने फील्ड इक्वेशंस बनाई थी ओरिजिनली, उन फील्ड इक्वेशंस के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं थी जिससे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर ऐड किया जा सके। तो अगर वो फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड करना चाहता है तो उसे अपना कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फील्ड इक्वेशंस के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा जिससे वो इक्वेशंस डिराइव हुई हैं। अब क्या है कि फील्ड इक्वेशंस को जब आइंस्टाइन ने बड़ा एक मैथमेटिकली ब्यूटीफुल तरीके से डिराइव किया था, एक ऐसे तरीके से आइंस्टाइन ने इन फील्ड इक्वेशंस को डिराइव किया था कि एक मैथमेटिशियन भी रश्क कर उठे आइंस्टाइन के मेथड पर। मगर कोई रिगरस मेथड आइंस्टाइन के पास नहीं था इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली टर्म को ऐड करने का। तो बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी मैथमेटिकल फॉर्मल ब्यूटी के, आइंस्टाइन ने ये अपनी फील्ड इक्वेशंस के अंदर इस तरीके से ऐड कर दिया, लैम्डा जी म्यू न्यू की टर्म ऐड कर दी। और जब ये टर्म ऐड कर दें तो इससे जब फ्रीडमैन इक्वेशन दोबारा डिराइव की जाए तो उसके अंदर वो लैम्डा/3 की टर्म जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी वो खुद ब खुद ही डेरिवेशन से आ जाती है। मगर आइंस्टाइन खुश नहीं था इससे बिल्कुल भी, क्योंकि उसको एक कांस्टेंट
खुद अपनी इक्वेशंस के अंदर ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ रहा था, जो वो नहीं करना चाहता था बगैर फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ के। उसके अपने अल्फाज में, दिस टेक्स अवे द फॉर्मल ब्यूटी फ्रॉम माई फील्ड इक्वेशन। दूसरा प्रॉब्लम आइंस्टाइन के सोल्यूशन के साथ ये था कि आइंस्टाइन का सोल्यूशन अनस्टेबल था। आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास यूनिवर्स है जिसके अंदर स्टार्स हैं, और यूनिवर्स फिर हर जगह इस यूनिवर्स के अंदर एक एनर्जी डेंसिटी है डार्क एनर्जी की, और उस डार्क एनर्जी को हमारी इक्वेशंस में हम शो करते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा के ज़रिए। अब आप फर्ज करें कि किसी वजह से अगर यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, वजह की हमें परवाह नहीं है, मगर बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट अ स्मॉल पर्टर्बेशन, और यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, तो क्या होगा इस यूनिवर्स के साथ? तो देखिए, मैटर डेंसिटी जो है वो नीचे गिरेगी, जबकि लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये है ही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। मैटर डेंसिटी नीचे गिरेगी, लैम्डा कांस्टेंट रहता है, तो लैम्डा क्या है? लैम्डा एक रिपल्सिव फोर्स यूनिवर्स के अंदर ऐड करता है, यूनिवर्स को एक्सपैंड कराने की कोशिश करता है। वो तो मैटर डेंसिटी की अट्रैक्शन ने उसे बैलेंस किया हुआ है ना। अब जब मैटर डेंसिटी लैम्डा से यानी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वजह से ऐड होने वाली एनर्जी डेंसिटी से कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि यूनिवर्स थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड करेगा, उससे फिर मैटर डेंसिटी मजीद कम हो जाएगी, फिर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये क्योंकि इसने कांस्टेंट ही रहना है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, मगर मुकाबले में एज कम्पेयर टू रो वो बढ़ जाएगी, तो वो मजीद एक्सपैंड करवाएगा यूनिवर्स को, तो ये और कम हो जाएगी जो मैटर डेंसिटी है। इससे क्या होगा कि एक परपेचुअल सिस्टम चल पड़ेगा, और थोड़ी सी पर्टर्बेशन से, थोड़ा सा यूनिवर्स को एक्सपैंड कराने से यूनिवर्स हमेशा एक फैलने के, एक बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करने के मोशन के अंदर चला जाएगा। दूसरा, अगर हम इस तरीके से सोचेंगे, यूनिवर्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उससे क्या होगा, मैटर डेंसिटी भारी हो जाएगी, जबकि हमारे पास जो लैम्डा है इसने कांस्टेंट ही रहना है, जिसकी वजह से यूनिवर्स मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैटर डेंसिटी मजीद भारी हो जाएगी, लेकिन लैम्डा तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा किसी भी वजह से अगर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट होने के एक परपेचुअल मोशन के अंदर चल पड़ेगा, और वो एक पॉइंट पर आके मिल जाएगा। यह सॉल्यूशन इस तरीके से अनस्टेबल है कि अगर थोड़ा सा भी इस यूनिवर्स को किसी वजह से छेड़ दिया जाए, तो यूनिवर्स या तो मुकम्मल तौर पर एक्सपेंशन की तरफ निकल जाता है, या तो मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ निकल जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को फिजिक्स में कहते होते हैं अनस्टेबल सॉल्यूशन, और अनस्टेबल सॉल्यूशंस फिजिक्स में, हमारी दुनिया में पाए जाना अच्छा खासा मुश्किल होता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था आइंस्टाइन के सॉल्यूशन के साथ। कुछ सालों बाद हबल ने जब अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, तो आइंस्टाइन को पता चला कि हबल के रिजल्ट से हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। तो आइंस्टाइन बहुत खुश हुआ। आइंस्टाइन अपने गलत होने पर पहली बार बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यूनिवर्स को स्टैटिक बनाने के लिए ऐड करना पड़ा था, मगर अब मजीद नहीं। तो आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उठाया और एक डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। लिटरली तो नहीं फेंका डस्टबिन के अंदर, मगर उसने फ्रीडमैन इक्वेशन में से, अपनी फील्ड इक्वेशंस में से, और तमाम इक्वेशंस में जिसमें उसने अपने यूनिवर्स को स्टैटिक बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कांस्टेंट डाला था, तमाम से निकाल दिया। जब यूनिवर्स स्टैटिक है ही नहीं, तो बकौल आइंस्टाइन के इस बदसूरत कांस्टेंट की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। पर आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ माय करियर। आइंस्टाइन ने तो इसको फेंक दिया, मगर दूसरे फिजिसिस्ट ने इसके साथ मैथमेटिकली खेलने के लिए, और ये देखने के लिए कि इसके साथ यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के बजाय और क्या क्या किया जा सकता है, कि फील्ड इक्वेशन से मजीद और कुछ क्रिएटिव काम किया जा सकता है, जस्ट फॉर प्ले। उन्होंने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को पकड़ लिया और इसके साथ खेलते रहे। मगर बाद में, हबल के भी बाद, आइंस्टाइन के भी कई सालों बाद जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फिजिसिस्ट ने ये देखा, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने, कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है। हबल के रिजल्ट्स तो ठीक थे, मगर उससे कई ज़्यादा रफ्तार से एक्सपैंड कर रहा है जिस रफ्तार से हबल ने बताया था। तो इट्स नॉट जस्ट एक्सपैंडिंग, बल्कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। The expansion is getting faster and faster in speed. Its acceleration is positive and increasing. यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लाने के लिए फिजिसिस्ट को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को दोबारा आइंस्टाइन की इक्वेशंस के अंदर अनआयरॉनिकली ऐड करना पड़ा, तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मेड अ रिटर्न। क्योंकि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को उन्होंने देखा
कि हम ना सिर्फ यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूनिवर्स के अंदर एक एवर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से भी। तो आइंस्टाइन के लिए ये ब्लेंडर था, मगर बाद में ये इंतहाई यूज़फुल हुआ। आज भी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को वापस हमारी इक्वेशंस के अंदर डाल दिया गया है, और अब जो फिजिसिस्ट, मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रीडमैन इक्वेशन की फॉर्म यूज़ करते हैं, वो फॉर्म है जो आइंस्टाइन ने बनाई थी मगर फिर फेंक दी थी। तो हम ये लैम्डा ओवर 3 वाली टर्म आज भी अपनी इक्वेशंस के अंदर ऐड करके फ्रीडमैन इक्वेशन और एक्सेलरेशन इक्वेशन यूज़ करते होते हैं, और आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली टर्म यूज़ करेंगे। बेशक ही अगली है, बेशक इसकी कोई वजह आज तक हमें नहीं पता चल सकी कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यूनिवर्स के अंदर क्यों है और डार्क एनर्जी यूनिवर्स के अंदर क्यों है, उसकी कोई वजह आज तक नहीं हमें पता चल सकी। मगर फिर भी इसको ऐड करना हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होते। तो आज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बड़ा कॉन्फिडेंटली कॉस्मोलॉजी के अंदर अपनी एक ख़ास जगह एंजॉय करता है। अब हमारे पास हमारी इक्वेशंस की फाइनल फॉर्म आ चुकी है। हमने बस अब इन इक्वेशंस को यूज़ करना है यूनिवर्स की डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर यूनिवर्स में सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होता, तो कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर सकता था इन एन एवर एक्सेलरेटिंग, पॉजिटिवली एक्सेलरेटिंग वे। हम देखेंगे सिर्फ मैटर होता तो क्या होता, सिर्फ रेडिएशन होती तो क्या होती। यानी हम सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस, हाइपोथेटिकल यूनिवर्सेस को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अपने असल यूनिवर्स की तरफ आएंगे, जिसके अंदर मैटर भी है, रेडिएशन भी है, डार्क एनर्जी भी है। इन सब का मिलाकर मिला जुला इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। तो हमारा कोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि हमारी बेस बन चुकी है। अब हमें बस अप्लाई करना है। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।